नमस्कार साथियों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को मंजू एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के बीच आज लेकर आया हूं बायोलॉजी के 4th क्लास। ठीक है, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं आज के एक नए कोटेशन से। ठीक है, देखिए कोटेशन है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। यानी अगर आप पढ़ाई न कर रहे हो तो आज से पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, अपने आप में बदलाव लाइए और यही बदलाव आपके जीवन में एक नई किरण, नई आशा लेकर के आएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की क्लास का हेडिंग है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, उन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। कहा जा रहा है कि लार में उपस्थित इमाइलेज भोज अणुओं में विद्यमान स्टार्च के जटिल अणुओं को, ठीक है, जलांशन प्रतिक्रिया द्वारा सरल शर्करा अणुओं अर्थात माल्टोज में बदल देते हैं। ठीक है, देखिए लार का हमारे पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि लार में उपस्थित जो एमाइलेज होता है, ठीक है, वो एमाइलेज क्या करता है, तो भोज पदार्थों में जो स्टार्च के जटिल अणु होते हैं, ठीक है, उनको जलांश कर देता है, यानी जल में घुलनशील बना देता है और जिसके द्वारा, ठीक है, वो शर्करा अणुओं में बदल जाता है, यानी माल्टोज में बदल जाता है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत मांसाहारी जीवों से लंबी क्यों होती है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत जो है वो मांसाहारी जीवों से लंबी क्यों होती है। तो देखिए, शाकाहारी जीवों द्वारा शाक पात के रूप में लिए गए भोज में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। शाकाहारी जीव जो हम लोग शाक सब्जी जो खाते हैं उसमें क्या होता है, तो सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। सेलुलोज का पाचन मांस की तुलना में जटिल होता है। सेलुलोज का जो पाचन है वो मांस की तुलना में क्या होता है, जटिल होता है। ठीक है, उस सरलता से पाचन नहीं हो पाता है, इसलिए शाकाहारी जीवों की छोटी आंत से अधिक लंबी शाकाहारी जीवों की छोटी आंत अधिक लंबी मांसाहारी जीवों की अपेक्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अमीबा में भोजन रसधानी का निर्माण एवं भोजन का पाचन कैसे होता है। प्रश्न क्या है, अमीबा में भोजन रसधानी, ठीक है, यहाँ रसधानी होगा, रसधानी का निर्माण एवं भोजन का पाचन कैसे होता है। उत्तर देखिए, अमीबा में भोजन रसधानी का निर्माण कूटपादों द्वारा भोजन के कणों को पूरी तरह घेरकर संगलित हो जाने के फलस्वरूप होता है। कैसे होता है, तो अमीबा में जो भोजन रसधानी का निर्माण होता है वो उसके कूटपाद, ठीक है, उस दिन हम आपको बताए हुए थे। ठीक है, कि जैसे ये कोई अमीबा है, ठीक है, ये कोई अमीबा है, तो अमीबा का ये जो भाग है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला ये कूटपाद है, इसी के द्वारा वो भोजन को पकड़ता है। तो देखिए, कह रहा है कि अमीबा में भोजन रसधानी का निर्माण कूटपादों द्वारा भोजन के कणों को पूरी तरह से घेर कर संगलित हो जाने के फलस्वरूप होता है। और क्या करता है, ये कूटपाद भोजन को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद, ठीक है, उसको खींच लेता है। कह रहा है कि भोजन रसधानी में अंतर्ग्रहित भोजन का पाचन होता है और यही भोजन जो है रसधानी में जाता है और अंदर में क्या होता है, उसका पाचन होता है। पाचन के बाद भोजन रसधानी से अवशोषित होकर कोशिका द्रव्य में पहुँच जाता है। इसके अंतर्गत जो देख रहे हैं आप, ये साइटोप्लाज्म, ये कोशिका द्रव्य है, भोजन क्या चला जाता है, इसी कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है और पूरे अमीबा, ठीक है, और पूरे अमीबा के शरीर में वितरित हो जाता है और धीरे धीरे पूरे अमीबा की ये जो बॉडी देख रहे हैं, इस बॉडी में क्या हो जाता है, इस बॉडी में पूरे बॉडी में वितरित हो जाता है और फिर उसका क्या हो जाता है, पोषण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पोषण की परिभाषा दे। देखिए, कहा जा रहा है कि सजीवों में वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए होने वाली उपापचयी क्रियाओं के संपादन में खर्च होने वाली जैव ऊर्जा के उत्पादन हेतु उनके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। ठीक है, पोषण क्या है, तो जीवों में वृद्धि, विकास, अनुरक्षण, ये सभी के लिए हम लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है और उस भोजन के द्वारा जो हमको पोषक तत्व प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखे। देखिए, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण
इस प्रकार है। फर्स्ट आप देख पा रहे होइएगा पोषण, सेकंड आपका है श्वसन, थर्ड है वृद्धि और फोर्थ है जनन। किसी भी जीव का मुख्य 4 लक्षण है। कोई भी जीव होगा तो उसको पोषण की आवश्यकता होगी, फिर उसको श्वसन की आवश्यकता होगी, कोई जीव है तो उसका वृद्धि होगा, है ना, और फिर अगले पीढ़ी को चलाने के लिए उसके पास जनन की प्रोसेस भी होगी। चलिए देखते हैं। और अगला प्रश्न है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मानदंड का उपयोग करेंगे। कोई जीव सजीव है या निर्जीव है ना, तो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सजीव कैसे पता करेंगे। तो देखिए सजीवों में क्या होता है कि श्वसन प्रक्रम का पाया जाता है, श्वसन होता है सजीवों में, जबकि निर्जीवों में नहीं होता है। इसका सजीव होने का एक मुख्य मापदंड है क्या, श्वसन। श्वसन होता है जिस जीव में, यानी वो सजीव है, ठीक है। श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान भी होता है। इसमें क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान भी होता है ना, गैस का एक स्थान से दूसरे स्थानों तक जाता है। हम श्वास नली द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम देखिए कि श्वसन प्रक्रम एक मुख्य मापदंड है जिसको तो हम बता सकते हैं कि क्या सजीव जो है क्या होते हैं, कोई भी वस्तु सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट में होती है क्योंकि हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है उस सूर्य प्रकाश में, ठीक है, सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करके भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।